राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आज मैं आपके साथ फिर डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें हम पास्ट 12 ईयर के PYQ करेंगे जो आपके न्यूली पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए प्रीवियसली कैसा पूछा जाता था उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। तो अभी जो एक डिकेड है मतलब 10 सालों से पैटर्न ऐसा ही चल रहा है और 4-5 सालों से आपके असर्शन रीजन वाले ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, अब बात करें तो ये जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर आपका होने वाला है इवोल्यूशन। क्या होने वाला है? इवोल्यूशन चैप्टर का हम आपके इवोल्यूशन चैप्टर का हम 2024 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 12 तक, ठीक है, 2012 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किया जाएगा विथ प्रूफ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी की डायरेक्ट एनसीईआरटी से। इसके पहले वाले बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग 11th का रिवीजन नहीं कर पाते हैं या फिर 12 का ही रिवीजन नहीं कर पाते हैं, अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आपको 11th की और 12 की एनसीईआरटी जो आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, उसकी एनसीईआरटी से मैं लाइन बाय लाइन बता दूंगी कि किस तरीके से आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं और किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए बेसिकली आपके एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, ठीक है, सारी चीजें, और क्वेश्चन भी उसी से पूछता है, बस आपको वो पढ़ना आना चाहिए। तो मेरा काम क्या है कि आपको बता देना कि क्या उसमें किस तरीके से पढ़ना है और कैसे। जैसे मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं कोशिश यही करूंगी कि उस चैप्टर के उस टॉपिक के साथ वैसे ही क्वेश्चन कराते चलूँ। आप लोग जैसा बोलेंगे तो मैं जरूर ऐसा कराने की कोशिश करूंगी अपना टाइम निकाल के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पहले क्वेश्चन बाकी है तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट, ठीक है, नॉट अफेक्ट द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर इनमें से क्या ना हो तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होगा। तो आप सबको पता है कि मैंने ट्रिपल जी के बारे में बताया था आपको, जी जी जी। आपको ट्रिपल जी यहाँ जहां देखने को मिल जाए वो सारे क्या करेंगे, आपके अफेक्ट करेंगे हार्डी-वीनबर्ग को, लेकिन कांस्टेंट जीन पूल कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, जीन माइग्रेशन अफेक्ट करेगा, जीन रिकॉम्बिनेशन अफेक्ट करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पूछा था नॉट अफेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक पूल। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से डायरेक्टली आंसर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से जो कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, द ग्रुप और सेट, ग्रुप या सेट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर्स क्या है, ये आपके मार्सुपियल मैमल हैं। अब देखिए इसमें क्या था, आंटीटर आपका क्या हो जाता है, ये मार्सुपियल प्लासेंटल मैमल हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मार्सुपियल टास्मेनियन वोल्फ यहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मोल गलत हो जाता है। तो इसमें तीनों जहां पे सही होता वही आपको करना था। ठीक है, दिखाती हूं मैं भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, पेंगुइन का और फ्लिपर का जो पेयर है वो क्या होता है आपका होमोलॉगस होता है, गलत। एनालॉगस का वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगस स्ट्रक्चर और रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सही बात है, इसमें नॉट पूछा था तो यही सही होगा क्योंकि नॉट पूछा था। स्वीट पोटैटो और पोटैटो क्या है, एनालॉजी के एग्जाम्पल, बिल्कुल स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो दोनों क्या हो गए एनालॉजी के ऊपर आएंगे। और होमोलॉजी में क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है कि जैसे आपने पढ़ा था कि 4 लिम्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कॉमन एंसेस्टर है कॉर्डेट और उस कॉर्डेट से आपके निकले हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, ये सारे निकले और इन सब में जो 4 लिम्ब है वो क्या है, सेम है, तो इनका एंसेस्टर तो कॉमन हुआ ना एक, तो इस वजह से ये क्या करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। तो इसमें पहला वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। अब ये क्वेश्चन नेचुरल सिलेक्शन का जो 3 आपको ग्राफ दिया है, इस तरीके का ग्राफ अगर आप देखेंगे, इस तरीके का ग्राफ दिया, अगर मैं इसको मिटाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा और ये ग्राफ ऐसा कर्व शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि मीन, ये होती है मीन कैरेक्टर वैल्यू, और इसमें बोला है कि मीन कैरेक्टर वैल्यू से क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब एक तरफ चला जाए, इस तरीके से यहाँ जा दे। मान लीजिए अगर ये मीन था तो इस तरफ आ जाए, तो आप सबको पता है कि एक डायरेक्शन में ये चला जा रहा है, तो इस तरीके के सिलेक्शन को क्या कहते हैं, डायरेक्शनल। जब एक डायरेक्शन में चला जाता है तो डायरेक्शनल हम सिलेक्शन कहते हैं। अगर स्टेबलाइजिंग की बात करें तो स्टेबलाइजिंग मीन वैल्यू के बराबर ही आएगा, यही मिड में आएगा। डिसरप्टिव की बात करें तो इसका जो
इस तरीके से 2 आएगा आपका, ठीक। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछा, अभी मैं इसको भी दिखाती हूँ। अब मैं कुछ दिखाती हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देख सकते हैं आपका चैप्टर इवोल्यूशन है, ठीक है। इसको मैंने ये जो 24-25 वाला है वहां से लिया। चलिए देखते हैं एक एक करके चीजों को। ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन करके आपका हेडिंग है। यहाँ आगे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आपको देखने को मिलेगा, अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने ये थियरी दी थी एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ठीक। और इस थियरी को जो है डिसअप्रूव किसने किया था, उनका भी नाम सेम ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन उनका नाम है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, ठीक है। यहाँ से इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी आपके कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था, तो वो दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। और उसको डिसअप्रूव यानी कि उनकी बात को ना मानना, उस बात को ना माना था किसने, कार्ल अर्नस्ट बोयर ने, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे और एनालॉगस से क्वेश्चन और बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो होमोलॉगस किसको कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होते हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर कैसा, होमोलॉगस क्या शो करेगा, होमोलॉगस जो होगा वो कैसा इवोल्यूशन शो करेगा, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करेगा। और होमोलॉगस में एंसेस्ट्री कैसी होती है, ये देखिए सेम दिया है स्टेटमेंट, होमोलॉगस में कॉमन एंसेस्टर होता है, एक कॉमन पीपल रहेगा, जिससे जैसे एक बाबा जी हमारे या दादाजी, उनके बच्चे, तो एक कॉमन तो है हम लोगों के बीच में ना, ठीक। उसके बाद अब देखिए होमोलॉजी के एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछा, जैसे अदर एग्जाम्पल्स भी हैं होमोलॉजी के। सबसे पहला एग्जाम्पल जो इसका सबसे ज्यादा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो आपके वेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमंस हैं, सबके बोन जो है 4 लिम्ब के वो क्या है, सिमिलर है। बोन जो है 4 लिम्ब्स के वो सेम है। ऑल ऑफ देम, इनके सबके पास क्या होगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस। आप सबने ये हैंड का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा, इस तरीके से होता है। और अगर मैं हैंड की बात करूं तो इस तरीके से हैंड में यहाँ पे आपके कार्पस, मेटाकार्पस ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबकी सेम होती है। और इसके अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन, ये भी क्या होता है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, इससे भी स्टेटमेंट पूछ लेता है। फिर आगे बात करें तो आपका जो बोगनविलिया और कुकुरबिटा प्लांट्स होते हैं, तो बोगनविलिया में आपके इस तरीके से थॉर्न पाए जाते हैं, मतलब कांटे पाए जाते हैं वो। और कुकुरबिटा का जो टेंड्रिल है ये क्या है, सेम कॉमन एंसेस्टर इनका होता है, ये भी होमोलॉजी शो करते हैं, ठीक है। और ये जो होमोलॉजी है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस होती है, जबकि इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एनोलॉजी होती है, ठीक है। मतलब होमोलॉजी में जो चीजें आपने पढ़ी कि उसी का उल्टा कर दीजिए, वो क्या होती है, आपकी एनोलॉजी होती है, ठीक है। यहाँ पे एनोलॉजी में क्या होगा, ये एनाटॉमिकली आपके बाहर से देखने में क्या लगेंगे, सिमिलर लगेंगे। जैसे ये बैट का पंख है और ये बर्ड का पंख है, ठीक है। दोनों बाहर से देखने में क्या लगेंगे, आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन इनकी ओरिजिन क्या होगी, बैट आपका नॉन कॉर्डेट है और ये क्या है, बर्ड कॉर्डेट है, ठीक। डिफरेंस दिख गया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं इवॉल्विंग द सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, जैसे बैट का वो स्ट्रक्चर और बर्ड का क्या करते हैं, फ्लाइंग में का काम करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस की आई, और क्या है, और आपका जो है मैमल्स की, और फ्लिपर, सॉरी ऑक्टोपस और मैमल की आई, फ्लिपर हो गया पेंगुइन एंड डॉल्फिन का। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो अभी मैंने ऑप्शन बताया उसमें क्या कह रहा था, इसको होमोलॉगस स्ट्रक्चर कह रहा था। कैसा स्ट्रक्चर कह रहा था, होमोलॉगस, जो कि गलत बात है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल और क्या क्या दिया है, देखिए आपका स्वीट पोटैटो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है, और आपका पोटैटो क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन। और एक इसका एग्जांपल है, ये आपके एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ऑस्ट्रेलियन मैमल्स और इस बार मान लीजिए अगर मैमल्स पूछा, मार्सुपियल पूछा, तो मैमल्स भी पूछ लेता। तो आपके ऑस्ट्रेलियन मैमल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, मार्सुपियल मोल हो गया, नम्बैट या आंटीटर। अगर नम्बैट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल होगा। वहीं अगर सिर्फ आंटीटर होगा, सिर्फ मोल होगा, तो वो क्या होंगे, आपके प्लासेंटल मैमल होंगे। अगर मार्सुपियल माउस दिया है तो वो क्या होगा, आपका मार्सुपियल मैमल होगा। अगर सिर्फ माउस दिया है तो प्लासेंटल मार्सुपियल होगा, ठीक है। स्पॉटेड कस्कस आ जाएगा आपके इसमें, और लीमर इसका अल्टरनेटिव होता है। फ्लाइंग फैलेंजर, तो यहाँ फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है। ये देखिए टेस्मेनियन टाइगर कैट, और यहाँ पे बॉब कैट होता है, ठीक है। टेस्मेनियन वॉल्फ, और यहाँ पे वॉल्फ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक।
अच्छा तो देखिए हार्डी बीनबर्ग का जो फंक्शन होता है उसमें कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं और वो चीजें यहाँ पे आपको दे रखी हैं कि हार्डी बीनबर्ग को 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो है आपका जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे आपसे फाउंडर इफेक्ट के बारे में पूछेगा तो ये किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। और ये जब जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट होता है। फिर आपका नेचुरल सिलेक्शन से पूछा था इस वाले क्वेश्चन से, तो देखिए यहाँ पे एक कॉमन, यहाँ पे मीडियम साइज इंडिविजुअल है, अगर ये क्या हो जाए एक डायरेक्शन में चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पीक पे है, पीक जो है हायर है एंड नैरोअर, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर ये इस तरीके से डायरेक्शन में चला गया तो ये क्या हो जाएगा आपके डिसरप्टिव सिलेक्शन हो जाएगा 2 में। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है, देखिए अभी मैंने फाउंडर इफेक्ट आपको बताया है, सेम उसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पे जो है द फैक्टर लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट किसकी वजह से होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट को कौन लीड करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट लीड करता है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का पार्ट है। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है सडन चेंज हो जाना। मान लीजिए यहाँ पे 2 वेराइटीज रह रही थी, ये रही एक वेराइटी, ठीक है, और आपकी ये रही दूसरी वेराइटी। ठीक, इसमें से क्या हो, एक को किसी बाय चांस क्या हो मूव कर जाए और यहाँ पे ग्रो करने लगे, रेड वाली यहाँ की फाउंडर बन जाए, इसी को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। और ये जो मूवमेंट हुआ इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और यही जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर एक से कई बार होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। ठीक है, जीन फ्लो कहते हैं। अगर माइग्रेशन किसी चीज का एक बार से ज्यादा हो रहा है तो इस चीज को हम जीन फ्लो कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग था। अब मैच द फॉलोइंग में आपको बताना है कि क्या कौन सा मैच हो रहा है। अब अगर हम एडाप्टिव रेडिएशन की बात करें तो एडाप्टिव रेडिएशन में एक चीज आपको वहां का एक पिक पॉइंट है, वैसे तो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। अगर डेफिनेशन से पूछता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉइंट पे कोई चीज पाई जाएगी और वहां से क्या होगी, वो फैल जाएगी, इसको एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और एडाप्टिव रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है डार्विन की फिंचेस। ठीक है, डार्विन की फिंचेस। उसके बाद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का 4 लिम्स का एग्जाम्पल। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है ऐसा काम जो ह्यूमन की वजह से, जिसकी वजह से जो एवोल्यूशन ह्यूमन की वजह से हो, जैसे कि हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का एक्सेसिव यूज होना, डॉग की ब्रीड बनाना, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हो गया, ये सारे कैसे एक्शन है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, ऐसे एक्शन जो ह्यूमन के द्वारा किए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर मैं मैच करूँ तो ए का आपके 4th हो जाएगा। ए का 4th देख लेते हैं, बस एक ही ऑप्शन में मिलेगा और ऊपर मैंने मैच कर दिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन किसके एग्जाम्पल हैं, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है किसका एग्जाम्पल है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। किसका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। इसमें सीधा सीधा आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स की बात करें तो वो क्या है, वो पानी में रहने वाली मैमल है, और डॉल्फिन्स क्या है, लैंड्स पे रहती है, लेकिन दोनों का जो दिखती क्या है, सेम है। और उनका एंसेस्टर काम भले ही अलग अलग है लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर क्या है, वो सब मैमल्स ही हैं, दोनों के दोनों। ठीक, यहीं से याद रखना है आपको। Which of the following refers to the correct example of organism which have evolved due to change in environmental brought about anthropogenic action। देखिए यहाँ पे मैन के द्वारा होने वाले एक्शन कौन कौन से हैं, तो देखिए डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस, ये तो नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है तो गलत हो गया। हर्बिसाइड, बिल्कुल हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, हर्बिसाइड ह्यूमन ही यूज करता है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, ये भी सही है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग, ये भी बात है, ह्यूमंस ने ही ब्रीड बनाए हैं बहुत सारे म्यूल्स के, आपके जैसे हॉर्स और डंकी को मिलाकर। ठीक है, डंकी को और हॉर्स की फीमेल को मिला के, तो इस तरीके से कई सारे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 4। फर्स्ट वाला तो है नहीं तो 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। अभी मैंने आपको दिखाया, अगर यहाँ अप्रूव्ड की बात करता तो वो क्या होते, अर्न्स्ट हैकेल होते, लेकिन यहाँ पे डिसअप्रूव्ड किसने किया था, कार्ल अर्न्स्ट बोयर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टैनले मिलर से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो स्टैनले मिलर ने क्या किया था, जो आपके ओपैरिन एंड हल्डानी का एक्सपेरिमेंट था उसी को लेबोरेटरी में क्या किया था, परफॉर्म किया था, लैब में परफॉर्म किया था। क्या क्या चीजें ली थी उन्होंने, बस यही पूछा तो ये याद होना चाहिए। उन्होंने क्या क्या लिया था, मीथेन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, अमोनिया लिया था, वाटर वेपर लिया था, और 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या किया था, गर्म। यहाँ CH3 की वजह से गलत हो गया। ठीक है, यहाँ 600 डिग्री सेल्सियस की वजह से गलत हो गया, और यहाँ पे फिर CH3 की वजह से गलत हो गया। तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बनने के कितने समय बाद लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट, लाइफ आई थी। तो देखिए सीधा सीधा सा एग्जांपल है, ये है आपका 500 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन किसने दिया था। अभी ऊपर आपने देखा डिसअप्रूव किसने किया था, तो कार्ल अर्न्स्ट बोयर हो जाता, लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा सपोर्ट किसने किया था, तो कार्ल अर्न्स्ट हैकेल ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है इसमें ए होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा 1891। देखिए ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा आपके एनसीईआरटी में कि 1891 में जावा जो है फॉसिल होमिनिड जो था वो निकाला गया था, डिस्कवर किया गया था। अब वो एक्सटिंक्ट हो गया एनिमल, और जिसकी क्रैनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी, वो ह्यूमन था आपका होमो इरेक्टस। कौन सा ह्यूमन था आपका, होमो इरेक्टस था। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं तो यहाँ पे पूछा है कि द फेनोमेना ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अभी ऊपर मैंने आपको बताया है इसका एग्जांपल, और इन स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट्स, और अदर हैबिटेट में स्प्रेड कर रही है, तो ये क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और अलग अलग जगहों पे जा रही है, तो ये सीधा सीधा आपकी डेफिनेशन है एडाप्टिव रेडिएशन का। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, एक ये आपको हार्डी वीनबर्ग का इक्विलिब्रियम याद होना चाहिए। जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई चीज आपके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq के रेशियो में है और उसके बराबर 1 है, तो ये चीज हमेशा क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अगर यहाँ पे क्या क्या ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, जीन माइग्रेशन ना हो, ठीक है, और आपका जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, म्यूटेशन ना हो, अगर ये 5 चीजें नहीं होती है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर इन पांचों में से कोई भी एक डिस्टर्ब हुआ तो इवोल्यूशन होगा और इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब यहाँ आपसे एक एग्जांपल दिया है, देखिए आप सभी को पता है कि पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ए, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर स्मॉल ए होमोजाइगस रेसेसिव, और 2pq का मतलब होता है हेट्रोजाइगस, ठीक है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हमने यहाँ पे मैंने इसलिए इसको समझाया क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब इसको रिमूव करती हूँ मैं। क्वेश्चन पूछा कि आपको वैल्यू दी है दो एलील की, ए और स्मॉल ए, ठीक है, अगर ए की फ्रीक्वेंसी मतलब ए की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, ठीक है, मतलब यहाँ आपको क्या दिया है, ए मतलब पी स्क्वायर का मतलब कैपिटल ए कैपिटल था, मतलब आपको पी दिया है प्लस क्यू और प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से 2 हट जाएगा क्योंकि दो नहीं है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हट गया है। अगर आपको 0.4 दिया है तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, मतलब आपको इसका फ्रीक्वेंसी बताना। अब देखिए अगर एक में 0.4 क्या है, पी है, क्योंकि आपको पी क्यू अल्टीमेटली निकालना है, तो क्यू कितना हो जाएगा, अगर 1 में से 0.4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.6, ठीक है। अब यहाँ आपको दो वैल्यू मिल गई, 0.4 प्लस 0.6, ठीक है, और आपके पी क्यू की वैल्यू यानी कि ए इंटू क्यू ही तो होगा। अगर ए पी ये है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल ए, तो स्मॉल ए ये आ गया, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू 4 6 आपकी 24, ठीक है, तो 0.24। अब ये वैल्यू आई p प्लस क्यू प्लस पी क्यू। अब इसी में आपको 2 कर देना है, तो 4 इंटू 4 0.16, 6 इंटू 6 0.36, और यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 0.848, तो आपको 16, 36 और 48, ठीक है। अगर इस तरीके से देखें 16, 48 और 36 मिलना चाहिए, ठीक, तो आपको 16, 48, 36 ये रहा, मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डुब्रीज। वेरिएशन जो म्यूटेशन के द्वारा होता है वो कैसा होता है, रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन ने क्या बोला था कि ये डायरेक्शनल होगा, जो कि बात म्यूटेशन ने डिसअप्रूव की, ये कैसा होता है, डायरेक्शन लेस होता है, ठीक, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये मैंने डायग्राम इसलिए बना दिया है कि थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। पूछ रहा कि अगर एक कोई स्पीसीज है उसमें कुछ न्यू बॉर्न बच्चे हो रहे हैं कि वेट बताया गया उनका कि 2 से 5 के जो है 97% बच्चे हैं न्यू बॉर्न, 2 से लेके 5 किलोग्राम के केजी के 97% बच्चे होते हैं, जिनमें से जो एवरेज बच्चे जिंदा रहते हैं सर्वाइव कर पाते हैं वो हैं 3 से लेके 3.3 केजी के बच्चे जिंदा रह पा रहे हैं, जबकि 99% इन्फेंट जो 2 से 2.5 के हैं और 4.5 केजी के हैं वो क्या हो जा रहे हैं, डाई हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किस टाइप का सिलेक्शन हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे अगर कहता कि
एक तरफ मतलब 2 से 2.5 वाले बच्चे जिंदा रह रहे हैं, या कहता कि 4.5 से 5 वाले बच्चे जिंदा रह रहे हैं, तो क्या कहता एक डायरेक्शन में चला जाता। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की है, बीच की वैल्यू को लिया है, तो यहाँ डायरेक्शनल तो होगा नहीं। यहाँ पे दोनों को तो लिया नहीं है तो डिसरप्टिव भी नहीं होगा। अब तीन ही सिलेक्शन आपके, बचा कौन, स्टेबलाइजिंग। मतलब ये चीज क्या हो रही है, मीडियम साइज को फेवर कर रहा है। मीडियम साइज को फेवर किस पे किया जाता है, आपके स्टेबलाइजिंग, स्टेबलिश मतलब स्टेबलाइज कर दिया एक जगह पे, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मैच करना। देखिए अब यहाँ आपको क्रैनियल कैपेसिटी याद होनी चाहिए, तो क्रैनियल कैपेसिटी आपको अगर याद रहेगी तो ये आप आसानी से कर लेंगे। जैसे ए का अगर कह रहा है कि होमो हैबिलिस का तो 650 से 800 होता है, निएंडरथल का सबसे ज्यादा होता है 1400 सीसी, 4 हो जाएगा। होमो इरेक्टस आपका ये क्वेश्चन इस वाले से सॉल्व हो जाता। अगर आपको 1400 सीसी निएंडरथल का याद होता तो यहाँ पे आपको 4 एक ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। होमो इरेक्टस का भी ऊपर पढ़ा आपने 900 सीसी, होमो सेपियंस का 1350, तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन 4 लिम्स ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो ये होमोलॉजी का एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सेट ऑफ एग्जांपल्स है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, सेलेक्ट इनकरेक्ट। यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल दिए हैं, इसमें से कौन सा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो 4 लिम्ब ऑफ मैन एंड बैट एंड चीता, सही बात है। तो ये होमोलॉगस है और होमोलॉजी कैसा शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सही करता है, तो ये सही हो गया, ठीक है। अब आपसे गलत पूछा है यहाँ पे, ठीक। हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता, ये भी सही है, ठीक है। ब्रेन ऑफ बैट मैन चीता, हार्ट ब्रेन की बात की ही गई है कि ये दोनों होमोलॉगस स्ट्रक्चर। आई ऑफ ऑक्टोपस बैटमैन एंड, ये कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है, तो ये सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रीज जो है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या कहलाता, साल्टेशन। यहाँ पे ये टर्म दिया है इन्होंने कि इसको हम साल्टेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ऑब्टेन्स क्रॉप्स काउज यील्डिंग हाई मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। अगर मान लीजिए, ठीक है, हम सिलेक्शन कर रहे हैं ऐसे काउज का जो क्या हम करें, हमको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या दें, मिल्क दें, ठीक है। तो हमको अगर उनसे ज्यादा मात्रा में मिल्क चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे यहाँ पे उन वेराइटीज को चूज करेंगे जो ज्यादा देंगी। तो एक तरफ मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 वेराइटी हैं, ठीक है, एक कम दे रही है, एक उससे ज्यादा दे रही है, एक सबसे ज्यादा दे रही है और एक मीडियम का दे रही है, और हम इसमें से ज्यादा वाली को चूज कर ले रहे हैं। मतलब अगर मीन वैल्यू एकदम बीच में थी, इसमें से हम एक तरफ चले जा रहे हैं, एक को हम चूज कर ले रहे हैं इस तरह तरीके से, तो ये कैसा सिलेक्शन हुआ, ये सिलेक्शन हुआ डायरेक्शनल। यहाँ आपको एक ही जगह पे दिया है डायरेक्शनल, एज इट पुशेस द मीन ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन, एक एज वाले, एक वैरायटी को हम ले ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है, और इट लेड टू डिसअपियरेंस ऑफ नंबर ऑफ साउथ अमेरिकन मैमल्स। क्यों? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है जब एक से ज्यादा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो, तो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, और ये आकर क्या हो, इस तरीके से एक साथ मर्ज हो जाएं, ठीक है, इस तरीके से एक साथ ही मर्ज हो जाए, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो ड्रिफ्ट ज्यादा क्या होगा, ताकतवर होगा, वो दूसरे पे कब्जा कर लेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि दे वर आउट कम्पीटेड बाई नो मोर हाईली इवॉल्व एनिमल रीचिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका था उस पे नॉर्थ अमेरिका वाले एनिमल्स ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो क्या थे, मोर हाईली इवॉल्व्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सीक्वेंस बताना है। अब देखिए थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कि सबसे पहले क्या बनता है किसी चीज का, आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, वहां पे सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, मोनोमर। जैसे अमीनो एसिड क्या है, मोनोमर्स है, और उसको मिलाकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर जहां आपको मोनोमर दिखे, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, उसके बाद और उस मोनोमर्स से पॉलीमर बनेंगे, और उससे क्या बनेगा, प्रोटोबायोंट, और फिर जाके जेनेटिक मटेरियल बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी याद होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। मैंने थोड़ा सा ट्रिक भी बताया था आपको, अगर देखे तो ड्रायो के बाद रामा, ठीक है, रामा है, ठीक है। तो यहाँ पर रामा पिथेकस आपको जहां जहां देख 2 ऑप्शन में, यहाँ रामा मिलेगा, यहाँ। अब रामा पिथेकस के बाद आया था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, होमो हैबिलिस की वजह से गलत हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में हेट्रोजाइगस को कौन रिप्रेजेंट करता है, ऊपर ही बताया 2pq करता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसके ऊपर होता है, देखिए ये स्मॉल आइसोलेटेड
पॉपुलेशन की वजह से होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऐसी गलत बात है, ठीक है। अगर नॉन रिप्रोडक्टिव होगा, मान लीजिए कोई स्पीसीज यहाँ से मूव करके यहाँ गई और इनमें रिप्रोडक्शन ही ना हो तो आगे बढ़ेगी कैसे। स्लो रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन, ये भी गलत है। लार्ज में होता ही नहीं, स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, छोटी सी पॉपुलेशन अलग हो गई। एनालॉगस स्ट्रक्चर किसके एग्जाम्पल हैं, किसकी वजह से होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, यहाँ पे पूछा है कि दो स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे पूछा है अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रीएज्यूमली एनारोबिक। तो आप सबको पता है कि जो हमारा अर्ली अर्थ का एनवायरनमेंट था वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, वो रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऑक्सीजन नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सही कहा है कि नॉन ग्रीन थे और वो एनारोब थे, मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं मिलती थी। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो आया, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वर कीमोट्रॉप ऑटोट्रॉप्स। वो क्या थे, कीमो ऑटोट्रॉप से दे नेवर रिलीज ऑक्सीजन, मतलब जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते। तो देखिए जब इन्वायरमेंट नॉन रिड्यूसिंग था और वहाँ पे ऑक्सीजन बन ही नहीं रहा था, ना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, तो बिल्कुल सही बात है कि पहले जो अर्लीस्ट थे वो नॉन ग्रीन थे और एनारोब थे, बिल्कुल सही बात। और जो वहाँ पे पहले ऑटोट्रॉफ आए खाना बनाने वाले, वो कैसे थे, कीमो ऑटोट्रॉफ थे, केमिकली वो खाना बना रहे थे। वहाँ पे सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ रही थी, CO2 की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है, H2O की उतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी, केमिकल से काम चला रहे थे। तो ये बात सही है, दोनों बोथ A एंड B करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा होमोलॉगस टू द विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बर्ड की कौन सा होमोलॉगस है, बार बार हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिपर ऑफ वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्रीफर क्यों करते हैं, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। आपने मियोसिस पढ़ा होगा, मियोसिस में क्या होता है, इस तरीके से जब आपका क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है और इसकी वजह से नया क्या बनता है, वैरायटी बनती है। ये जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है ये आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी वीनबर्ग। अब क्या ऐसा हो कि हार्डी वीनबर्ग में वो पॉपुलेशन नहीं रहेगी। नो माइग्रेशन तो बिल्कुल रहेगी, माइग्रेशन ना हो। पॉपुलेशन लार्ज हो तो बिल्कुल रहेगी, ठीक है। इंडिविजुअल मेट सेलेक्टिवली, नहीं, इन्होंने बताया कि मेट कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, चाहे जो चाहे जिससे मेट करे, सेलेक्टिवली नहीं होना चाहिए, कोई एक के साथ करे ऐसा नहीं। तो ये चीज अगर हुई तो वो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। सबसे ज्यादा कम ब्रेन कैपेसिटी किसकी थी, होमो हैबिलिस की, अभी ऊपर आपने देखा भी, ठीक है, 650 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, देखिए अब थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे देखिए एक ग्राफ आपको दे दिया है, ठीक है, दो पॉपुलेशन का ग्राफ दे दिया है जिसमें से A और B है, हार्बीवोर्स हैं ग्रासी फील्ड में, दो पॉपुलेशन है, एक A है और एक B है, एक ग्रासी फील्ड में। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऑप्शंस आपको दिए, इसमें से कौन सा सही हो। तो अगर आप कायदे से इसमें से ध्यान से देखें, A क्या हो रहा है कि पहले तो वो ग्रो कर रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। मतलब कैसे आप लोग स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखते हैं, ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसी तरफ तरीके से लोग पैसा लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले तो ये ग्रो कर रहा था, बाद में नीचे आने लगा। और वहीं अगर B की बात करें तो ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन B क्या है, कम्पीट किया। अगर पॉपुलेशन A नीचे आ गया तो पॉपुलेशन B क्या कर रहा है, इससे कम्पीट किया इस जगह से और आगे बढ़ा, ठीक। तो पॉपुलेशन B कम्पीट किया मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन A। पॉपुलेशन A कम्पीट नहीं कर पाया इसलिए नीचे आ गया और पॉपुलेशन B अच्छे से सक्सेसफुली कम्पीट कर पाया इसलिए वो ऊपर गया, ठीक। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो पूछा है कि द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर। तो ये सिंपल सी बात है, एनालॉगस स्ट्रक्चर और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बता रहे हैं। फाइलोजेनेटिक कुछ लेना देना, होमोलॉगस है नहीं, होमोलॉगस है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जांपल है, तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया। देखिए दो तरीके की, एक जगह इंग्लैंड का था, वहां पे दो तरीके की मौत ट्री बार्क पे, इस तरीके से ट्री का बार्क था, दो तरीके की मौत पाई जाती थी। एक थी आपकी डार्क विंग, इस तरीके से डार्क बना दीजिए, और एक थी व्हाइट विंग। जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी तो उससे पहले व्हाइट विंग जाती थी, इंडस्ट्री लगने के बाद क्योंकि यहाँ पे लाइकेन था और लाइकेन में ये छुप जाती थी, कैमोफ्लेज शो करती थी। लेकिन जब इंडस्ट्री लग गई, धुएं की वजह से कार्बन जमा तो पेड़ों पे कार्बन आ गया, तो डार्क विंग्ड क्या होगी, ज्यादा सर्वाइव करने लगी। व्हाइट विंग्ड वाले को प्रेडेटर यानी कि कोई भी खाने वाली चीज जो चिड़िया वगैरह थी उसको खा लेती थी।
तो ये इसको नेचर ने क्या किया, डार्क विंग वाले को सेलेक्ट किया कि तुम सरवाइव कर पाओगी। और यहाँ पे पूरी देखिए याद रखिए, एक वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी पॉपुलेशन पूरी तरीके से वाइप आउट यानी कि खत्म नहीं होती है, पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। व्हाइट विंग्ड वाले की वहाँ पॉपुलेशन कम हो गई है, खत्म नहीं होती पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 4 लिम्ब ऑफ कैट यूज्ड इन वॉकिंग, 4 लिम्ब्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड 4 लिम्ब बर्ड यूज्ड इन, किसका एग्जाम्पल है? बेसिकली होमोलॉगस। और इतना बड़ा कर दिया है और पूछने का मतलब था कि ये सारे एग्जाम्पल, कोई स्विमिंग में यूज कर रहा है, कोई फ्लाई करने के लिए यूज कर रहा है, कोई चलने के लिए यूज कर रहा है, तो एग्जाम्पल किसका? होमोलॉगस का। फिर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि देखिए ये हार्डी-वीनबर्ग से क्वेश्चन पूछता है पॉपुलेशन में 1000 इंडिविजुअल हैं, जिसमें से 360 आपके कैपिटल ए हैं, 480 आपके कैपिटल स्मॉल ए हैं और 160 कैपिटल ए हैं। तो इसमें पूछा है कि ए की, यहाँ पे अब आपको ए बताना है। देखिए तो आपको बस एक चीज से मतलब होना चाहिए इस डेटा से। अगर 1000 में 360 क्या है आपके, यहाँ पे क्या हो गए? होमोलॉगस हैं। तो अगर 1000 में, तो इसको कट कर दीजिए और अगर आप इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.36 और 36 आप सबको पता होगा 36 6 × 6 यानी कि 6 जा अगर करेंगे 6 की 36 होता है ना, तो 0.6 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए का पूछा था, मैंने सिंपली आपको बता दिया। ये पूरे डेटा से इससे कोई मतलब नहीं। इससे आपको जब कैपिटल ए पूछा है तो कैपिटल ए आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर ए की वैल्यू आपकी निकल जाए तो ए की वैल्यू हमने 360 में से, 360 ही था 1000 में से, तो 360 को डिवाइड कर दिया 1000 से, हमको मिल गया 0.36 और 0.36 में से किसकी वैल्यू थी? ए और ए, यानी कि ए की वैल्यू थी। अब हमको बस एक ए चाहिए था, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको कट करेंगे तो भी आपको 6 मिलेगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6। नेक्स्ट की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, तो इसमें से विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर है। बात करें, यहाँ पे दिया वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस, अकर बाई चांस बाई नेचुरल सिलेक्शन, इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, अकर बाई चांस, वहाँ पे दिया हुआ अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्यों होता है? देखिए कभी भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या किसी के बीच में जो लड़ाई होती है क्यों होती है? जब दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, कई सारे लोगों के बीच में, जब दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन, और इस तरीके के कॉम्पिटिशन को कहते हैं हम इंटर। याद रखिएगा, इंट्रा और इंटर में एक ही वर्ड का डिफरेंस है। अगर इंटर हुआ तो मतलब दो लोगों के बीच में हो रहा, और अगर इंट्रा हुआ तो मतलब वो अपने ही एक के अंदर आपका कंपटीशन आपसे खुद हो, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जब आपका कंपटीशन आपके साथी से हो तो दिस इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पूछा था प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडाप्टेशन। अब देखिए पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, लेकिन आपको अगर मैं कॉमन चीज बताऊं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिफरेंट मतलब एंसेस्टर कॉमन नहीं होगा। अगर एंसेस्टर कॉमन नहीं है तो वो होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सीधी सी बात। अगर यही कह देता जो इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है सेम है, तो यहाँ पे ये इसका सही एग्जाम्पल हो जाता आपका होमोलॉगस स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, अगर कोई चीज जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी तो वो कैसे होगा? अगर वहां पे क्या हो जाए, मेटिंग अगर हो तो वो चीज क्या रहेगी? जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर वहां पे लैक ऑफ रैंडम मेटिंग हो गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। लैक ऑफ माइग्रेशन रहेगा तो भी ठीक है, और लैक ऑफ म्यूटेशन होगा तो भी। नेक्स्ट की बात करें, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ। तो ये किसका एग्जांपल है? एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, क्योंकि ये क्या है? और नॉन कॉर्डेट और ये क्या है? कॉर्डेट है। ठीक, नेक्स्ट की बात करूं अगर, तो आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज ब्रॉट फोर्थ बाय, आइडिया ऑफ म्यूटेशन किसने बताया था? सिंपल आपके उसमें दिया है, ह्यूगो डे व्रीज ने बताया था। और काम किसने किया था? इवनिंग प्रीमोज। जॉर्ज मेंडल का यहाँ कुछ नहीं लेना देना, ये पाइथन सटाइपम पे काम किए थे, लेकिन ये म्यूटेशन के बारे में पूछा है। हार्डी-वीनबर्ग का कुछ लेना देना है नहीं म्यूटेशन से, चार्ल्स डार्विन का म्यूटेशन से कुछ लेना देना है नहीं। सारी बातें सही कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा किसके बारे में था? म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डे व्रीज ने बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न होमोसेपियंस। देखिए किस चीज के बेसिस पे हमने माना कि मॉडर्न जो है ह्यूमन की कैपेसिटी किसके बारे में, हमने बेसिकली जोर किस बात पे दिया था, क्रैनियल कैपेसिटी, इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी। अगर देखा जाए तो निएंडरथल तक आपको सबसे ज्यादा कैपेसिटी डेवलप मिल जाएगी, हालांकि जो ह्यूमंस आज के हैं वो 30-50 के ही कैपेसिटी है, सीसी कैपेसिटी है, जबकि निएंडरथल की 400 थी। लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था, 650 से 900, 900 से आपका 1400 हुआ, ठीक, और कांस्टेंट आ गया, हो गया, रह गया 1350 पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे देखिए पूरा स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट निएंडरथल मानव के बारे में दिया है कि ये जो है ये रहते थे, ह्यूमन जो है आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये रहते थे आपके 1 लाख से लेकर 40 ईयर एगो यूरोप में, एशिया में और पार्ट ऑफ अफ्रीका में, जिनका शॉर्ट स्टेचर था, मतलब हाई आईब्रोज थी, मोटी मोटी इस तरीके से, ठीक है, और इनके फोरहेड जो थे काफी रिट्रीटिंग थे, लार्ज जॉस थी, इनके जबड़े काफी लार्ज थे, हैवी टीथ थे, स्टॉकी बॉडीज थी, लंबरिंग गेट था, स्टूप्ड पोस्चर था। ये सारा कैरेक्टर क्रोमैग्नन निएंडरथल मानव का, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी 1400 सीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टैंड इरेक्ट। तो आप यहाँ होमो इरेक्टस से मत याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो पहली बार क्या था, इरेक्ट होके चलने वाला मानव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट स्प्रेडिंग टू अनदर। अब ये भी मैंने बताया कि एक पॉइंट से स्टार्ट होके अलग अलग जगहों पे चली जाए, जैसे आपने मार्सुपियल मैमल्स में देखा, ठीक, कन्वर्जेंट अडाप्टिव रेडिएशन का डार्विन फिंचेस में देखा कि एक आइसलैंड पे थी और वहां से अलग अलग आइसलैंड पे चली गई, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन ऑन करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन दिया है करेक्ट, मुझे तो देखते से ही पता चल गया ये वाला सही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ये होमोलॉगस का स्ट्रक्चर है, इसलिए गलत हो गया, और दिया किसमें है, कन्वर्जेंट में दिया है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एनालॉगस होमोलॉगस का स्ट्रक्चर है, और इसको डाइवर्जेंट में होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, तो इस वजह से गलत हो गया। दूसरा तो मैंने सही बता दिया, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल, फिर गलत दे दिया। ये किसका एग्जाम्पल है, ये इसको इस वाले पार्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा है कि बोन्स ऑफ 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये भी गलत हो गया, इसको यहाँ देना चाहिए था, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल 46 इसमें और आगे आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं, टोटल 56 क्वेश्चन कराए। होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने तो भी आप बता सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।